तो आज हम बात कर रहे हैं 2024 की एक ऐसी फिल्म की जिसने ना आते ही काफी शोर मचाया। एनवेरा। जी हाँ, एनवेरा। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा इनाम वो पाम डियोर वो जीता। फिर ऑस्कर्स, वहां भी बेहतरीन फिल्म समेत कई अवार्ड्स ले गई। बिल्कुल, सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं, मतलब बॉक्स ऑफिस पर भी खूब चली और लोगों में, खास तौर पर ऑनलाइन अगर देखें तो बहुत बहस हुई इस पर। हाँ, यही बात है। और ये बहस मेरा ख्याल है दिलचस्प इसलिए ज्यादा है कि फिल्म शुरू तो होती है जैसे कोई सिंड्रेला की कहानी हो। हाँ, बिल्कुल परियों जैसी कहानी लगती है शुरू में, लेकिन फिर उसमें इतने मोड़ आते हैं, इतनी पेचीदगियां। तो आज हम उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्म इतनी कामयाब क्यों हुई और इस पर इतने अलग अलग किस्म के रद्द-ए-अमल क्यों आए। सही। हमारे पास जराए भी काफी हैं, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हैं, जो नाक़दीन ने लिखा है वो है, विकिपीडिया पर तफसीलात हैं, खुद डायरेक्टर शान बेकर के इंटरव्यूज। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी का तहकीकी मकाला भी है जो खास तौर पर इसके थीम्स को देखता है। और हाँ, रेडिट जैसे फोरम्स पर जो आम लोगों ने बहस की है ना, वो भी काफी दिलचस्प है। जबरदस्त। तो मकसद ये है कि अनोरा की कामयाबी के पीछे क्या है वो समझें। उसकी जो मेन आइडियाज हैं, जैसे सेक्स वर्क को कैसे दिखाया, अमीर गरीब का फर्क, अमेरिकन ड्रीम का क्या बना, इन सब पर बात हो जी। और ये भी समझें कि कुछ लोग उसे क्यों इतना पसंद कर रहे हैं और कुछ तनकीद क्यों कर रहे हैं। तो चलें फिर इस फिल्म की दुनिया में जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो पहले कहानी क्या है, बहुत मुख्तसर सा बताता हूँ। हाँ, बताइए। मेन किरदार है एनी, ब्रुकलिन की एक नौजवान स्ट्राइपर है। माइकी मेडिसन ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। जी हाँ, कमाल का। तो उसकी मुलाकात होती है इवॉन से। ये एक बहुत अमीर रूसी बिजनेसमैन का बेटा है। मार्क एडल्स्टीन ने ये रोल किया है। ठीक। और बस वो दोनों बहुत जल्दी, मैं जैसे कोई ख्वाब हो ना, शादी कर लेते हैं। अच्छा, अचानक से। हाँ, एकदम। लेकिन असल ड्रामा तब शुरू होता है जब एवान के वालिदैन को पता चलता है। वो इस रिश्ते से सख्त नाखुश हैं। ओहो। और वो शादी खत्म करवाने सीधा रूस से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। बस यहीं से एनी की वो जो परियों वाली कहानी है ना, वो खतरे में पड़ जाती है। समझ गई, वहीं से सारा ट्विस्ट आता है। जी, और जैसे आपने शुरू में कहा, फिल्म को शुरू से ही मतलब जबरदस्त किस्म की पजीराई मिली। कॉन्स में पाम डे और जीतना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है, 8 फिल्मों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। बिल्कुल। और फिर ऑस्कर्स, वहां तो जैसे धूम मचा दी। 5 अवार्ड्स। 5? जिनमें सबसे अहम बेहतरीन फिल्म, फिर शॉन बेकर को बेहतरीन डायरेक्टर का और माइकी मेडिसन को बेहतरीन एक्ट्रेस का। ये वाकई गैर मामूली था। और माइकी मेडिसन की जीत तो एक तारीखी बन गई। वो पहली एक्ट्रेस हैं जो जेन ज़ी से हैं, मतलब जो लेट 90s या अर्ली 2000 में पैदा हुए। जी जी। और उन्होंने एक्टिंग का ऑस्कर जीता है। तो ये नौजवान नस्ल के लिए भी एक बड़ा लम्हा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक संगे मील की तरह है। अच्छा, और फिल्म की जो कमर्शियल कामयाबी है वो भी कुछ कम नहीं है। हाँ, वो कैसी रही? देखिए, बनी सिर्फ $6 मिलियन में, मतलब आजकल के हिसाब से तो काफी कम बजट है। हाँ, बहुत कम है। और कमाया कितना? दुनिया भर से $58 मिलियन से ज्यादा। अरे वाह। यानी अपने बजट से तकरीबन 10 गुना ज्यादा कमाई। ये शान बेकर के करियर की अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। कमाल है। और ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल गई। सुनने में आया है कि उन्होंने रिलीज भी बड़े तरीके से की। जी हाँ, स्ट्रैटेजी बड़ी दिलचस्प थी। शुरू में सिर्फ 6 सिनेमाओं में लगाई, बहुत महदूद। सिर्फ 6? जी, लेकिन वहां उसने फी स्क्रीन कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तकरीबन $92,000 फी स्क्रीन। ये 2024 में किसी भी फिल्म से ज्यादा था। जबरदस्त। इससे तो माहौल बन गया होगा। बिल्कुल, एकदम बज़ क्रिएट हो गया। फिर बाद में इसे तकरीबन 2000 सिनेमाओं तक फैलाया गया और फिल्म काफी हफ्तों तक टिकी रही, मतलब बिजनेस करती रही, जिसे इंडस्ट्री में लेग्स होना कहते हैं। अच्छा, लीग्स मतलब लोग आते रहे देखने? जी, मतलब लोगों की जुबान पर थी फिल्म और वो देखने आ रहे थे। सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाहर भी खूब चली, खासतौर पर रूस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन जगहों पर अच्छी कमाई की। तो इस सारी कामयाबी के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं वो शॉन बेकर हैं। बिलाशुबा,
वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, उन्होंने लिखी भी, प्रोड्यूस भी की और यहाँ तक के खुद एडिट भी की। खुद एडिट की? वाह। जी, उनका एक अपना खास अंदाज है। वो अक्सर ऐसी कहानियां दिखाते हैं जो माशरे के यूं कहे हाशिए पर होती हैं, खास तौर पर सेक्स वर्कर्स की जिंदगियां। उनकी पिछली फिल्में भी याद होंगी, टैंजरीन, द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट, रेड रॉकेट। हाँ, याद है। वो हमेशा थोड़ा हटके मौज़ूआत चुनते हैं। अच्छा, इनके काम करने का तरीका भी सुना है कुछ अलग है, जैसे वो शूटिंग के बाद लंबा ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि उससे ना फिल्म से थोड़ा फासला पैदा होता है। फिर जब वो एडिटिंग टेबल पर बैठते हैं तो एक नई नज़र से देख पाते हैं। ये तो दिलचस्प बात है। और वो एडिटिंग शुरू करते वक्त स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के नोट्स नहीं देखते। वो चाहते हैं कि फुटेज खुद उन्हें रास्ता दिखाए, बिल्कुल ताज़ा जहन से। कभी कभी तो वो बिल्कुल हकीकी माहौल में शूटिंग कर लेते हैं, जैसे फिल्म में एक सीन है ब्राइटन बीच का, जहां वो इवान को ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो सीन। वहां अदाकार असली लोगों के बीच काम कर रहे थे। बहुत से आसपास वालों को शायद पता भी नहीं चला कि फिल्म बन रही है। उससे एक खास किस्म की हकीकत पसंदी होती है। वाकई। और फिल्म का जो लुक है वो भी बहुत अलग सा है। वो 70 की दहाई की क्राइम फिल्मों जैसा लगता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी वजह यह है कि इसे पुराने तरीके से 35mm फिल्म पर शूट किया गया, डिजिटल पर नहीं। ओह, तभी। और लेंसेज भी खास इस्तेमाल हुए हैं, एनामॉर्फिक लेंसेज, जो तस्वीर को जरा चौड़ा, ज्यादा सिनेमा वाला एहसास देते हैं। ये वही स्टाइल है जो आपको द फ्रेंच कनेक्शन जैसी क्लासिक फिल्मों में मिलता है। अच्छा, इससे फिल्म को वो एक ग्रिटी, मतलब थोड़ा खुरदरा, हकीकत पसंदाना एहसास मिलता है। और मौसीकी, उसका इस्तेमाल भी बहुत बहुत जुर्रतमंदाना है। हाँ, वो गाने, TATU का गाना है ना? जी, ऑल द थिंग्स शी सेड और टेक दैट का ग्रेटेस्ट डे भी। और कमाल ये है कि कभी कभी मौसीकी बैकग्राउंड से निकलकर सीन का हिस्सा बन जाती है, जैसे क्लब में चल रही हो। ये टेक्निक नाजरीन को कहानी की दुनिया में बिल्कुल अंदर खींच लेती है। बाकी ये तो काफी तकनीकी तफसीलात हो गई। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, फिल्म के मौज़ूआत और उसके अंदाज पर बात करें, तो वो जो यूनिवर्सिटी का तहकीकी मकाला है ना, हाँ, उसका जिक्र किया था आपने। वो एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहता है कि अनूरा असल में कई फिल्मी किस्मों यानी जॉनराज का मिक्सचर है। अच्छा, कौन कौन सी? ये शुरू होती है एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह, वही सिंड्रेला वाली फीलिंग कि एक आम लड़की की जिंदगी मोहब्बत से बदल जाएगी। ठीक। फिर इसमें गैंगस्टर फिल्म वाले एलिमेंट्स आते हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, खतरा है, तशद्दुद का माहौल बनता है, मेलोड्रामा की तरह जज्बात की शिद्दत भी है। लेकिन मकाला कहता है कि बुनियादी तौर पर इसका ढांचा एक सोशल प्रॉब्लम फिल्म वाला है, यानी ऐसी फिल्म जो किसी सामाजिक मसले को एक फर्द की कहानी के जरिए दिखाती है। तो ये जो इतनी सारी किस्में मिलाई हैं, इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक खिचड़ी है या इससे कोई खास बात निकलती है? नहीं, मकाले के मुताबिक इसका एक मकसद है। ये जो जेनर्स का मिलाप है ना, ये फिल्म को अमेरिकन ड्रीम वाले आइडिया पर सवाल उठाने में मदद देता है। अच्छा, वो कैसे? देखें, रोमांटिक कॉमेडी उम्मीद दिलाती है कि कोई भी मेहनत और किस्मत से ऊपर जा सकता है ना? हाँ। लेकिन गैंगस्टर और सोशल प्रॉब्लम वाले जो पहलू हैं, वो इस ख्वाब की जो तल्ख हकीकत है, जो खतरात हैं, उनको सामने लाते हैं। सही। मतलब उम्मीद और हकीकत का टकराव। बिल्कुल। मकाले में रंगों के इस्तेमाल का भी जिक्र है, खास तौर पर लाल और नीला रंग बार बार नजर आता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। ये अमेरिकी और रूसी झंडों के रंग भी हैं और शायद ये उम्मीद और मायूसी या ख्वाब और हकीकत के बीच जो कशमकश है उसे भी दिखाते हैं। ये तो गहरी बात है। इसी तरह जगहों का इस्तेमाल बहुत अहम है। एक तरफ वो स्ट्रिप क्लब की तंग मसनूई सी दुनिया है, दूसरी तरफ वो ओलिगार्क का बहुत बड़ा वसीओ अरीज घर है, लेकिन उसमें एक ठंडक है, अपनायत नहीं। ये सब तबकाती फर्क को भी दिखाता है और किरदारों की अंदरूनी कैफियत को भी। बिल्कुल। और फिल्म का एक बहुत अहम मौजू जिस पर शॉन बेकर पहले भी काम कर चुके हैं, वो है सेक्स वर्क की नुमाइंदगी। अनूरा इसे कैसे दिखाती है? अनूरा कोशिश करती है कि सेक्स वर्क को एक काम के तौर पर, एक मेहनत और एक परफॉर्मेंस के तौर पर दिखाए। परफॉर्मेंस?
जी, यहाँ वो जूडिथ बटलर का परफॉर्मेटिविटी वाला नजरिया है ना, वो शायद लागू होता है कि कैसे एनी क्लब में एक खास किरदार अदा करती है, एक पर्सोना बनाती है जो उसकी असल शख्सियत से अलग है। अच्छा। फिल्म बहुत वाज़ेह तौर पर क्लब के अंदर का जो चमकता दमकता मस्नूई माहौल है और जो बैक स्टेज यानी लॉकर रूम की आम सी हकीकत है, उसमें फ़र्क दिखाती है। हाँ, वो लॉकर रूम वाले सीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, वहाँ रोशनी अलग है, रंग अलग है, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ कारकुन अपनी परफॉर्मेंस से बाहर होते हैं। अच्छा, फिल्म में जिस तरह जिस्मानी नुमाइश या सेक्स को दिखाया गया है, उस पर भी काफ़ी बात हुई है। क्या ये वो जो रिवायती मेल गेज यानी मर्दाना नज़र होती है, उससे बच पाती है, जहाँ औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर राय बटी हुई है। कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि फिल्म कोशिश करती है कि फीमेल गेज यानी निसाई नज़र के करीब रहे। फीमेल गेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कैमरा सिर्फ एनी के जिस्म को दिखाने के बजाय उसके तजुर्बे, उसके एहसासात, उसके रद्द-ए-अमल पर ज़्यादा तवज्जो दे। अच्छा। आप देखेंगे कि बहुत से मनाजिर में कैमरा किरदारों के चेहरों पर रहता है, उनकी हरकत पर, या फिर वाइड शॉट्स लेता है। कोशिश ये लगती है कि एतराजियत यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन से बचा जाए। ये भी अहम बात है कि प्रोडक्शन टीम ने फिल्म बनाने से पहले और बनाते हुए भी सेक्स वर्कर से मशवरा किया था, ताकि क्लब की जिंदगी, काम की तफसीलात वो ज्यादा हकीकत के करीब हों। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी फिल्म पर रद्द-ए-अमल काफी मिला-जुला रहा, खासतौर पर उन कम्युनिटीज की तरफ से जिनकी कहानी दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। सेक्स वर्कर कम्युनिटी की तरफ से तारीफ भी हुई और तनकीद भी। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, क्लब की जिंदगी की जो बारीकियां हैं, जो हकीकत है, वो अच्छी दिखाई है। उन्हें लगा कि फिल्म काम की मुश्किलात को समझती है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने तनकीद की। उनका कहना था कि फिल्म फिर वही पुराने दकियानूसी तसव्वुरात को पक्का करती है, जैसे सेक्स वर्कर को हमेशा एक मजलूम के तौर पर दिखाना। अच्छा, ये बात भी है। या ये कि उसकी जिंदगी बस उसके काम के ही इर्द गिर्द घूमती है, उससे बाहर कुछ नहीं। खास तौर पर फिल्म का जो इख्तिताम है, उस पर बहुत से लोग नाखुश थे। उन्हें लगा कि ये किरदार की तजलील करता है। इसी हवाले से एक टर्म भी सामने आई, होर गेज, यानी मीडिया को सेक्स वर्कर्स के अपने नुक्ते नज़र से चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। ओह अच्छा, होर गेज, ये नया जाविया है। और ऑनलाइन क्या बहस चल रही थी, रेडिट वगैरह पर? रेडिट पर तो समझें कि बहस का मरकज़ ही फिल्म का इख्तिताम रहा, जो शॉन बेकर ने जानबूझकर थोड़ा मुबहम, खुला छोड़ा है। हाँ, वो काफ़ी समझ नहीं आता कि क्या मतलब निकालें। बिल्कुल। तो लोग उसकी अपनी अपनी तशरीहात कर रहे हैं। कुछ के लिए ये एनी के वक़ार, उसकी उम्मीदों का एक बहुत ही अलमनाक खात्मा है, एक ट्रेजेडी। दूसरों ने उसे एक तरह की रिहाई समझा या हकीकत का सामना करने का लम्हा, कि एनी को आखिरकार तबकाती निज़ाम की असलियत का, उसकी बेरहमी का एहसास हो गया। ये भी एक जाविया है। एनीवे, और एगर, वो जो बॉडीगार्ड का किरदार है, यूरा बोरिसॉफ ने किया है, हाँ, वो खामोश सा किरदार, उनके दरमियान आखिरी सीन में क्या हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल रहा लोगों के जहन में। इसके अलावा कुछ लोगों ने फिल्म की लंबाई पर एतराज़ किया, कुछ को एनी का किरदार थोड़ा सादा लगा, और कुछ ने ये भी कहा कि भाई शॉन बेकर और माइकी मैडिसन खुद तो मुराद याफ्ता तबके से हैं, तो वो इस मौजू पर क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तनकीद भी हुई, यानी फिल्म ने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि बहुत सोचने और बहस करने पर मजबूर किया। वैसे रूस में इसका क्या रद्द-ए-अमल था? रूस में भी ख्यालात मिले जुले थे। कुछ नाक़िदीन ने इसे हॉलीवुड की पुरानी फिल्म प्रिटी वुमन से मिलाया, जबकि कुछ ने इसे रूसी किरदारों की वजह से एक किस्म की कौमी फतह भी करार दिया। कौमी फतह? अच्छा। अलबत्ता एक दिलचस्प नुक्ता ये भी उठाया गया कि आजकल जो यूक्रेन जंग के हालात हैं, उनमें एक ऐसी फिल्म का जश्न मनाना कितना ठीक है जो रूसी ओलिगार्क की दौलत और ताकत को दिखाती है, चाहे तनकीदी अंदाज में ही क्यों ना हो। ये तो वाकई एक पेचीदा पहलू है। हैरानी होती है कि एक फिल्म को कितने अलग अलग जावियों से देखा जा सकता है, और जाहिर है इस सब में अदाकारों के परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हाथ है। ओह बिल्कुल, बिला शुबहा। माइकी मैडिसन, उन्होंने तो एनी के किरदार में जान डाल दी है।
उनकी जो तवानाई है, जो कमजोरी है, गुस्सा, मजाक, सब कुछ बहुत हकीकी लगता है। हाँ, उनकी अदाकारी कमाल थी। मार्क एडल्स्टीन ने इवान के किरदार को, जो एक बिगड़ा हुआ लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मासूम भी है, उस अमीरजादे को बहुत खूबी से निभाया है। सही। और यूरा बोरिसोव, जिन्होंने वो कम बोलने वाले लेकिन गहरी नजर रखने वाले बॉडीगार्ड ईगोर का किरदार किया, वो भी अपनी खामोश मौजूदगी से बहुत बहुत मुतासिर करते हैं। जी हाँ। माइकी मेडिसन ने सुना है काफी मेहनत भी की इस रोल के लिए, रूसी जुबान सीखी। अच्छा। जी, ब्रुकलिन का लहजा अपनाया और किरदार को समझने के लिए स्ट्रिप क्लब्स में भी वक्त गुजारा। वाह, तो मेहनत रंग लाई। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एनूरा एक ऐसी फिल्म है जो बेवक्त आर्ट हाउस के लिए भी अहम है और मेन स्ट्रीम में भी कामयाब रही, है ना? बिल्कुल। इसने बड़े अवार्ड्स जीते, बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे कमाए और सबसे बढ़कर लोगों को बात करने पर मजबूर किया। यही इसकी बड़ी कामयाबी है। जी, ये फिल्म मुख्तलिफ फिल्मी अंदाजों को इस्तेमाल करके तबकाती फ़र्क, सेक्स वर्क की पेचीदा हकीकत और अमेरिकन ड्रीम के खोखलेपन जैसे बहुत मुश्किल मौज़ूआत को छेड़ती है। शान बेकर का वो जो हमदर्दाना लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज है, वो इसे एक ख़ास गहराई देता है। और ये हकीकत कि इस पर इतनी बहस हो रही है, इतने अलग अलग ख्यालात आ रहे हैं, ये खुद इस फिल्म की ताकत का सबूत है। बिल्कुल। तो आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो खुद सोचें। क्या कोई कहानी एक ही वक्त में सिंड्रेला जैसी परियों की कहानी भी हो सकती है और उन समाजी और माशी निज़ामों पर तनकीद भी जो ऐसी कहानियां बनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। या शायद ये कि एक ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर फ़ायदे और लेन देन पर मबनी नज़र आते हैं, क्या ये फिल्म इंसानी ताल्लुक, अपनायत और ज़ाती आज़ादी के बारे में आखिर क्या कहती है? ये वो पहलू हैं जिन पर फिल्म देखने के बाद भी देर तक सोचा जा सकता है।